नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? तो मिरर फॉर्मूले का मतलब ये है कि जैसे कोई भी मिरर है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसके सामने जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे और उसकी इमेज बनाओगे आप, तो इमेज की पोल से डिस्टेंस जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस जिसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, इन तीनों में जो रिलेशन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला। तो उसको हम डिराइव करने वाले हैं। मिरर फॉर्मूला हम दोनों मिरर के लिए डिराइव कर सकते हैं, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूं कॉनकेव मिरर। कौन से मिरर की बात हो रही है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से रियल इमेज भी बन सकती है, वर्चुअल इमेज भी बन सकती है। कब इमेज बनती है रियल, कब बनती है वर्चुअल? तो इसके लिए याद रखोगे कि जब भी आप कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखोगे तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। और अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस के आगे की तरफ रखा, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक मिरर कंसिडर कर लेते हैं हम, उससे समझते हैं इसको। मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है? कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर। भाई इधर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना इसकी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और बीच में होगा यहाँ पे फोकस, ये हो गया पोल। अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में कहीं पे रख दिया तो इससे हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। और फोकस के इधर इधर कहीं पे रखा हुआ है आगे की तरफ, फोकस और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे रखा हुआ है तो हमेशा रियल इमेज बनती है। तो अभी मैं रियल इमेज वाला केस ले रहा हूँ। कौन सा केस ले रहा हूँ? रियल इमेज। रियल इमेज कब बनेगी? जब फोकस के इधर ऑब्जेक्ट को रखोगे। मान लो कि आपने ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ पे कहीं पे रख दिया। ये है ऑब्जेक्ट ए बी। ऑब्जेक्ट को हमेशा ए बी के नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सिंबल हमने यूज कर रखा है, तो बुक्स वगैरह में यही सिंबल यूज किया था ज़्यादातर। तो ए बी क्या होता है? ए बी होता है ऑब्जेक्ट। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी? अच्छा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है वो आप बता सकते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे होगा। भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे तो कोई स्पेशल पॉइंट होता नहीं है, तो इसको इनफाइनाइट बोलेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर के ऊपर इंसिडेंट करते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद में ये कहाँ से पास होगी? फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है? फिर एक और लाइट रे लेंगे और उसको हम मिरर के ऊपर इंसिडेंट करेंगे। मान लो कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसको इंसिडेंट करते हो। अब देखो मिरर, मान लो कि ऐसे इंसिडेंट हो रही है, मिरर थोड़ा छोटा पड़ गया, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इसको समझने के लिए। ये लो, तो यहाँ पे जब ये इंसिडेंट होगी इस पॉइंट के ऊपर, तो जिस लाइन के ऊपर ये इंसिडेंट हो रही है उसी लाइन पे ये रिट्रेस हो जाएगी। भाई रूल क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली जो लाइट रे है वो हमेशा रिट्रेस होती है, तो ये वापस चली जाएगी। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि ये जो लाइट रे ऐसे आई थी और टकरा के वापस चली गई, और ये वाली जो लाइट रे आई थी और टकरा के इधर जा रही है, तो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, एक तो ये है रिफ्लेक्टेड रे और एक ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? इस पॉइंट के ऊपर। तो रियल में इंटरसेक्ट कर रही है या वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है? रियल में। भाई रिफ्लेक्शन के बाद में ये इधर से आ गई, वो टकरा के वापस चली गई, तो इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, रियल में इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे कौन सी इमेज बनेगी? रियल इमेज। अच्छा, जो इमेज बनेगी यहाँ पे, जो इमेज बनेगी वो कौन से पॉइंट की बनेगी? तो ये दोनों लाइट रेस कौन से पॉइंट से आ रही थी? ए पॉइंट से आ रही थी, तो यहाँ पे ए पॉइंट की इमेज बनेगी जिसको हम ए डैश बोल देंगे, ठीक है? फिर क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वर्टिकली रखा है, मतलब ऐसे है ना, सीधा रखा है ऐसे, तो इमेज भी वर्टिकली बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बन सकती वो। ऐसे नहीं कि वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल बन गई, 30 डिग्री एंगल पे आ गई, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इमेज वर्टिकल बनेगी। और मान लो कि अब अच्छा ए डैश अगर यहाँ पे है तो बी डैश कहाँ होगा? तो वर्टिकली ऐसे भी हो सकती है, नीचे वर्टिकली ऊपर की तरफ भी हो सकती है। तो याद रखना है कि जिस भी पॉइंट से लाइट रेस आती है, मान लो कि ए पॉइंट से लाइट रेस चली तो रिफ्लेक्शन के बाद में इधर चली गई, ये इधर से आई रिफ्लेक्ट होकर वापस चलेगी, तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब एक चीज ऑब्जर्व करो कि एक चीज आप नोटिस करो कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, रिफ्लेक्टेड रे है उसी पे कहीं ना कहीं पे इमेज बन रही है। तो अगर मैं बी से कोई लाइट रे लेता, सपोज करो, अब मैं ये चीज बता रहा हूँ कि आपको इसको प्रिंसिपल एक्सिस से क्यों मिलाना होता है। अगर आप बी से कोई लाइट रे लेते और वो सीधी पोल के ऊपर इंसिडेंट करते प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग, तो वो टकरा के वापस आ जाती। क्यों? क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं आपको बी की इमेज मिलेगी। बी नीचे नहीं हो सकता कहीं पे, बी इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। तो कहाँ पे होगा? तो वर्टिकली ऑब्जेक्ट वर्टिकल इमेज बनेगी, तो यहाँ पे होना चाहिए। तो ये हो गया बी डैश। बात समझ में आई क्या? अरे बोलो। तो ये हो गई इमेज। अब आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है और आपको मिरर फॉर्मूला डिराइव करना है।
छोटी सी कैलकुलेशन क्या होगी, इस डायग्राम में दो सिमिलर ट्राइंगल्स देख के बताओ। सिमिलर ट्राइंगल्स वो होते हैं जिसमें तीनों एंगल्स सेम होते हैं, साइड सेम होना जरूरी नहीं है, तीनों एंगल सेम होने चाहिए। ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, क्या ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं? कैसे पता चला? क्योंकि देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो दोनों में बराबर होगा। फिर एक एंगल 90 है, दूसरा एंगल 90, और किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर होगा, क्योंकि तीनों का सम तो 180 आना है। बात समझ में आई ना? तो दो एंगल बराबर होते ही वो क्या प्रूव हो जाते हैं? सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, और सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए आप क्या लिख सकते हो? साइड्स का रेशो बराबर होगा। साइड्स बराबर होना जरूरी नहीं है, साइड्स का रेशो जरूर बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा ये देखो, ये है ए डैश बी डैश और ये है ए बी, परपेंडिकुलर मान लो इसको, ये भी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर के साथ रेशियो यानी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये बराबर आना चाहिए बेस और बेस के रेशियो के, यानी बी डैश सी अपॉन बी सी। ये एक इक्वेशन अपने पास आ गई है ना, बिल्कुल आसान है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक और लाइट रे लेंगे और पोल के ऊपर इंसिडेंट कर देंगे। हमें दो सिमिलर ट्राइंगल्स और फाइंड करने पड़ेंगे ताकि एक और इक्वेशन बने। तो दूसरी लाइट रे मैंने पोल के ऊपर इंसिडेंट कर दी, ठीक है। जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी, मान लो ये कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगी, और आप देखोगे कि ये उसी पॉइंट से होके चली जाएगी जिस पॉइंट से ये बाकी की दो लाइट रे जा रही थी। ये जरूरी है, ये जरूरी कंडीशन है, क्योंकि ए से जितनी भी लाइट रे चलेंगी जो मिरर की तरफ जा रही होंगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद में हमेशा एक ही पॉइंट से पास होंगी या पास होती हुई अपीयर होंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये लाइट रे कहीं और डायरेक्शन में चली जाए, क्योंकि ए पॉइंट की इमेज अगर यहाँ पे बन रही है ए डैश पे, तो इससे जितनी भी लाइट रे जाएंगी, चाहे 1,00,000 लाइट रे आप मिरर के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन में इंसिडेंट कर दो, वो 1,00,000 की 1,00,000 टकरा के वापस ए डैश से ऐसे पास होंगी। इसका मतलब एक ही इमेज यहाँ पे बनेगी। फिर बात समझ में आई ना? तो ये हमेशा याद रखना है। तो डायग्राम बनाओ, तो ये आप फ्री हैंड भी इसको बना सकते हो कि ये एंगल जितना होगा उतना ये एंगल होगा, और ये एंगल बराबर होंगे, तो डेफिनेटली ये लाइट रे कहाँ से पास हो रही होगी? ए डैश से। अगर ये एंगल छोटा बड़ा होता ना, तो ये ऊपर से या नीचे से ऐसे पास होती, तो ये बराबर होते हैं और ये हमेशा ऐसे पास होगी। तो यहाँ पे वापस से दो सिमिलर ट्राइंगल्स फाइंड करके बताओ कौन कौन से सिमिलर ट्राइंगल्स हैं? ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। क्या ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं? क्यों? क्योंकि इसमें आई और आर बराबर है, इसमें ये 90 है, इसमें ये वाला एंगल 90 है, दो एंगल बराबर, तो ये सिमिलर प्रूव हो गए। सिमिलर प्रूव हो गए तो साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर होगा बी डैश पी अपॉन बी पी। बी डैश पी अपॉन क्या लिखना है? बी पी, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। और दोनों में देखो आप लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो मैं लिखूंगा बी डैश सी अपॉन बी सी बराबर होगा बी डैश पी अपॉन बी पी। अब यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है आपको। देखो मैंने आपको रूल बताया था कि जब भी आपको कोई भी डिस्टेंस मेजर करनी होती है हमेशा पोल से मेजर की जाती है। तो यहाँ पे भी जितनी भी डिस्टेंस आप कैलकुलेशन में लिख रहे हो, मतलब उनको पोल से होना चाहिए, पोल से वो मेजर की जानी चाहिए। यहाँ पे बी डैश पी और बी पी, ये दोनों जो डिस्टेंस है ना, बी पी और बी डैश पी, ये दोनों पोल से हैं। लेकिन आप इस डिस्टेंस को देखो, बी डैश सी और बी सी, ये पोल से नहीं है, तो इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा ताकि ये पोल से मेजर हो। जैसे ये बी डैश सी लिखा है, बी डैश सी ये वाली डिस्टेंस है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो ये टोटल डिस्टेंस सी पी है, और उसमें से अगर मैं बी डैश पी माइनस कर दूंगा तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ लिख देते हैं, देखो ये लिख सकते हो किसको? बी डैश सी को आप लिख सकते हो, बी डैश सी ये वाली डिस्टेंस, इसको सी पी माइनस बी डैश पी, ये लिख सकते हो ना। और इसी तरीके से जो BC है उसको क्या लिख सकते हो? BC इस डिस्टेंस को क्या लिखोगे? तो टोटल डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दो, टोटल डिस्टेंस है BP, यानी BC इक्वल्स टू लिखोगे BP माइनस क्या करना है? CP, ठीक है जी, ये लिख देंगे हम। अच्छा यहाँ पे एक चीज और याद रखो कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोल से जो डिस्टेंस है उसका एक नाम होता है, क्या बोलते हैं इसको? इसको हम U के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो U का सिंबल लगा देता हूँ, ये वाले डिस्टेंस U है, और जो इमेज बन रही होती है उसकी पोल से जो डिस्टेंस है उसको हम V के सिंबल से यूज करेंगे। और फोकस की जो डिस्टेंस होती है पोल से उसको क्या बोलते हैं? उसको फोकल लेंथ F बोलते हैं। और साथ में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से डिस्टेंस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर R बोला जाता है। ऊपर लिख रहा हूँ इसको मैं, ये चीज समझ गए क्या? तो ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, बी डैश सी की जगह मुझे लिखना होगा CP माइनस बी डैश पी, अपॉन में क्या लिख दूंगा? BC की जगह लिखूंगा BP माइनस CP, इक्वल टू क्या आएगा?
बी डैश पी अपॉन बी पी आएगा। अब सारी डिस्टेंस पोल से मेजर हो रही है। अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा। वैल्यूज पुट करते टाइम पे एक खास बात का ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन यूज करना है। अगर आप कोई भी डिस्टेंस इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में चल के मेजर कर रहे हो उसको पॉजिटिव, उल्टा चल के कोई अगर डिस्टेंस मेजर करोगे तो नेगेटिव। जैसे मान लो मैं पोल पे खड़ा हो गया, अब मैं क्या देख रहा हूँ कि मुझे जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करने जाना है, ये बीपी डिस्टेंस मेजर करनी है तो मुझे इधर चलना पड़ेगा, जबकि इंसिडेंट रेज इधर से इधर जा रही है लेफ्ट टू राइट, तो ये डिस्टेंस क्या रहेगी, नेगेटिव। मतलब u को आपको क्या कंसिडर करना है, नेगेटिव। इमेज की डिस्टेंस फाइंड करने जाऊंगा तो ये भी उल्टा चलना पड़ेगा, तो v भी नेगेटिव। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस भी नेगेटिव होगी क्योंकि इसके लिए भी उल्टा चलना पड़ेगा, इंसिडेंट रेज के अपोजिट चलना पड़ रहा है तो नेगेटिव। और फोकस की डिस्टेंस अगर मेजर करने जाएंगे तो ये भी नेगेटिव। मतलब यहाँ पे सारी की सारी डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव। तो जो भी वैल्यूज पुट करोगे ये सारी नेगेटिव होंगी। जैसे सीपी को आप क्या लिखोगे, तो सीपी वाली डिस्टेंस है जो कि आर के बराबर है, तो माइनस आर लिखना है। माइनस क्यों लगाया समझ में आ गया होगा, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। फिर बी डैश पी क्या है, बी डैश पी ये वाली डिस्टेंस है, तो इधर से इधर जा रहे हो तो नेगेटिव लेंगे, तो ये क्या डिस्टेंस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वी। तो इसको लिखेंगे माइनस वी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस वी आ गया। डिवाइडेड बाई बीपी को क्या लिखना है, बीपी को आपको माइनस यू लिखना है, सीपी को माइनस आर लिखना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। इक्वल टू क्या आएगा, बी डैश पी, बी डैश पी ये वाली डिस्टेंस है, इसको माइनस वी लिखेंगे और ये बीपी होगा, ये माइनस यू होगा। तो ये माइनस से माइनस ये तो कैंसिल ही कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो थोड़ा सा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तभी सोल्व होगा। यू को आर से, तो माइनस यू आर और ये प्लस यू वी इक्वल्स टू ये क्या आएगा, माइनस यू वी और ये प्लस वी आर। ठीक है, कुछ यू वी इसमें देखो ये इधर भी है, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 2uv और ये उधर ले जाओ तो ये आ गया ur प्लस वी आर, ये आया ना अपने पास। इक्वेशन अभी यू वी आर के टर्म्स में आई है, लेकिन इसको फोकल लेंथ को भी लेके आना है फॉर्मूले में, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इस पूरी इक्वेशन को यू वी आर से डिवाइड कर रहा हूँ। किससे डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाई यू वी आर। देखो यू वी आर ये वाली जो टर्म है ना, इससे डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करो, क्या बनेगा, 2/r बनेगा। इसको डिवाइड करोगे तो ये 1/v आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 1/u आ जाएगा। और ये जो 2/r है ये क्या चीज होती है, याद करो फोकल लेंथ क्या होती है, r/2 होती है। तो 2/r किसके बराबर होगा, 1/f के बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हो, मतलब इस फॉर्मूले को इधर लिख रहा हूं, इसको आप लिख सकते हो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। आप चाहे कोई भी मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला डिराइव करके देख लो, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, सबके लिए मिरर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आई क्या। तो ये है मिरर फॉर्मूला जो कि यू वी और एफ के बीच का रिलेशन है। क्लियर है एकदम।